नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। ब्रजभूषण ने अयोध्या महारैली रद्द की एफआईआर में रेसलर्स ने लगाए कई आरोप। आजादी के बाद मानहानि में सबसे बड़ी सजा मेरी सांसदी भी चली गई, बोले राहुल गांधी। भागवत बोले, इस्लाम सिर्फ भारत में सुरक्षित, कुछ धर्म भारत के बाहर से आए। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन की प्रेरणा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में 5 जून को होने वाली महारैली कैंसिल कर दी है। ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के आरोप सामने आने के बाद ये फैसला किया है। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर बालिग पहलवानों के आरोपों से जुड़ी है और दूसरी नाबालिग रेसलर्स के आरोपों पर आधारित है। नाबालिग रेसलर्स के पिता ने आरोप लगाए हैं कि ब्रजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की है और गलत तरीके से उन्हें छुआ है। यहाँ तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट उतारी गई है। वहीं नाबालिग पहलवान का आरोप है कि ब्रजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड भी की थी। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 केजी फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता था। फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। यहाँ पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए ब्रजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा, उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पाई। फोटो लेने के बहाने ब्रजभूषण ने उसे जकड़ा और हाथ कंधे से नीचे ले आया। वहीं ब्रजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते यहां तक आई हूं और मेहनत करके ही आगे तक जाऊंगी। ब्रजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द ही होने वाले हैं, कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। ब्रजभूषण ने नाबालिग पहलवानों को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका करियर ब्रजभूषण बर्बाद ना कर दे, इसलिए वह मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही ब्रजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई और उसने किसी तरह खुद को ब्रजभूषण के चुंगल से छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग गई। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर है। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। इस दौरान केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन को लेकर राहुल ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, हम सभी विपक्षी पार्टियों से बात कर रहे हैं। इस संबंध में काफी अच्छा काम हो रहा है। राहुल ने कहा कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां हम विपक्ष के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में हमें कई मुद्दों पर एक राय बनानी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम चुनाव के साथ जरूर आएंगे। सांसदीय जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में आ जाने को लेकर स्पीच दी थी, जिसकी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मुस्लिम लीग को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने नेता अमित मालवीय ने कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी। ये पार्टी राहुल के मुताबिक सेकुलर पार्टी है। वायनाड में अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए ऐसा कहना उनकी मजबूरी है। राहुल ने सिलिकॉन वैली में बुधवार को एआई क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाली बिजनेसमैन से मुलाकात की। इस दौरान पेगासस स्काईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा फोन टैप हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना फोन उठा और बोले, हेलो मोदी जी। राहुल बोले कि अगर कोई देश के लिए तैयार कर लो अपना फोन टैप करना है तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मैं जो भी करता हूं सरकार को उसकी पूरी जानकारी मिलती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए, अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। वे नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भागवत ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ है, ये स्पेन में मंगोलिया तक छा गया है। धीरे धीरे वहां के लोग जागे, उन्होंने
आक्रमणकर्मियों को हराया तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। विदेशी वहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यही सुरक्षित चलती है भारत में। भागवत ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि सीमाओं पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। देश में भाषा, प्रांत, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भूल रहे हैं कि हम एक देश हैं। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे और हमारे उनके साथ युद्ध हुए थे, लेकिन बाहर वाले तो चले गए हैं, अब तो सब भीतर वाले ही हैं। फिर भी वे लोग बाहरी लोगों के प्रभाव में हैं। हमें समझना होगा कि वे हमारे लोग हैं। अगर उनकी सोच में कोई कमी है तो हमें उनमें सुधार हमारी जिम्मेदारी होगी, और ये समझदारी पक्की करनी होती है कि हम अलग दिखें, और इसलिए अलग है कि हमें विचारधारा से देश नहीं टूटता। ये भूलकर भी हमारी पूजाएं अलग अलग हैं, और इसी के साथ फिर भी हम समाज के नाते इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के हैं और इसे हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? हमारी विविधता अलगाव का कारण बनती ही नहीं है। हमारे देश में प्राचीन समय से आपको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति विद्यमान है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में 7 दिनों तक चलने वाले समारोह के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो मैसेज टेलीकास्ट किया गया है। मैसेज में उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता खत्म की है। पीएम ने साथ ही कहा कि जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तब स्वराज का नारा चारों दिशाओं में गूंजा था। शिवाजी ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता की सर्वोपरि रखा है, और आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत के विजय में उनके विचारों की परछाई है। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज साहस के प्रतीक हैं और उनका जीवन तथा आदर्श प्रेरणा के स्रोत हैं। राज्य और प्रजा का कल्याण छत्रपति शिवाजी महाराज के शोषण का मूल सिद्धांत था। उनका राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व अद्भुत था। उन्होंने स्वराज की भी स्थापना की और सुशासन कायम रखा, और वो अपने शौर्य के लिए भी जाने जाते हैं और अपने सुशासन के लिए भी। सैकड़ों सालों की गुलामी ने हमारे देशवासियों का स्वाभिमान और आत्मविश्वास छीन लिया था। उस समय लोगों में विश्वास जगाना एक कठिन काम था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वक्त न केवल हमलावरों का मुकाबला किया, बल्कि लोगों ने यह विश्वास भी जगाया कि खुद का शासन संभव है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है, जहां पर ईडी ने इसका विरोध किया है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सिसोदिया केवल पुलिस की मौजूदगी में ही अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच ने सिसोदिया और विजय नायर दोनों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। राजू ने ये दलीलें भी दी है कि मंत्री के रूप में 18 विभाग संभाले, तब तो उनके पास उनकी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। वे केवल जमानत के लिए ये बातें बना रहे हैं। 4 दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली थी, अब वे फिर से आ गए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल कॉस्मेटिक बदलाव हुआ है। शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होगी। सीबीआई में सिसोदिया के खिलाफ दायर चार्जशीट याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट में उन्हें 2 जून को पेश करने का प्रोफेंट वारंट जारी किया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत में सिसोदिया को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। वे तिहाड़ जेल या फिर कोर्ट के लॉकअप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। उधर शराब नीति केस में एक और आरोपी हैदराबाद का शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गया है। रेड्डी ने इस कदम में सिसोदिया समेत बाकी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुबह सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। जसाल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।
फिलहाल फायरिंग बंद हो गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आम लोगों को आवाजाही और डसाल के आगे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इससे पहले गुरुवार को सांबा सेक्टर में सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। वहीं दोनों की तलाशी के दौरान 2 चाइनीज पिस्टल, 2 मैगजीन और साथ में पिस्टल के 15 राउंड बरामद किए गए हैं। उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लश्कर के आतंकवादी सहयोगियों और फैरिस्टर किरी के रूप में सुहेल गुलजार और हुडीपुरा रफियाबाद के वसीम अहमद पाटा के रूप में की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के करमारा सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। ये तीनों 30 मई को रात खराब मौसम और बारिश का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वहीं सेना के जवानों ने फेंसिंग क्रॉस कर रहे तीनों आतंकियों पर फायरिंग की। सेना ने इसके पास 10 किलो आईईडी, AK-56 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद किए हैं। फायरिंग में घायल एक आतंकवादी का पुंछ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग का कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को आईपीसी में बनाए रखने की आवश्यकता है। इसको हटाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। हालांकि कानून के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता बनी रहे, इसके लिए कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अंग्रेजों के जमाने में चले आ रहे देशद्रोह कानून को स्थगित करने के लिए कहा था। कोर्ट ने जब आदेश दिया था कि तब तक आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। सरकार को सौंपी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा कि हम सिफारिश करते हैं कि धारा 124A के तहत देने वाली सजा को आईपीसी के आर्टिकल 6 के तहत अन्य अपराधों के साथ समानता में लाया जाए। इसके अलावा देशद्रोह कानून के दुरुपयोग के संबंध में विचारों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफारिश भी की है कि इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में कैबिनेट कांग्रेस पार्टी के 5 चुनावी गारंटी होने वाली वादों पर मोहर लगा दी गई है। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस में इन वादों को सुनकर बनने के चंद घंटे के पूरा करने का वादा भी किया गया था। इससे पहले सिद्धरामैया ने इन गारंटियों को लेकर राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर के साथ बैठक भी की है। 20 मई को सरकार बनने के बाद राहुल गांधी मंच पर आए और एक बार फिर इन वादों को दोहराया और कहा, हमारी सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट एक बैठक करेगी और इन 5 पदों पर मोहर लगाएगी। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मंत्रालय गए और कैबिनेट की बैठक की। इसमें इन 5 वादों पर मोहर लगा दी गई है। इसके बाद सीएम ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक जून में होगी, जिसमें इन 5 वादों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। आज की बैठक इसी को लेकर हो रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को बेंगलुरु के विकास पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहीं प्रदेश भाजपा के अभी तक के नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं किया गया है। इसे लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोमैया ने पूर्व सीएम और भाजपा के सीनियर नेता बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की है। सीएम सिद्धरामैया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमने चुनाव से पहले लोगों को 5 गारंटी दी थी। इन गारंटियों के लिए संबंधित अधिकारियों और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने एक साथ एडजस्टमेंट किया है और सभी मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन देखा था। इसमें सभी तरह की जानकारी दी गई थी। साक्षी मर्डर केस में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल द्वारा हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू बरामद कर लिया है। गुरुवार को ही पुलिस ने उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, जहां उसे 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। सुरक्षा कारणों के चलते मजिस्ट्रेट के घर पर उनकी पेशी की गई थी। वहीं बुधवार को पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई थी, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। पुलिस ने मौके पर साहिल से कई पूछताछ भी की और सवाल भी किए और केस के कड़ियों को जोड़ने की कोशिश भी की थी। मर्डर को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि साहिल 3-4 दिन से ही हत्या की योजना बना रहा था। उसके निशाने पर लड़की ही नहीं बल्कि प्रवीण और 2-3 अन्य युवक भी थे। उसने 5 लोगों के मर्डर की लिस्ट बना रखी थी। रविवार 28 मई को इसमें से जो भी उसे मिलता वह उसकी हत्या कर देता। पुलिस की टीम सुरक्षा कारणों की वजह से बुधवार सुबह 4 बजे आरोपी को स्पॉट पर ले गई थी और साहिल से उस स्पॉट के बारे में पूछा गया, जहां उसने लड़की का इंतजार किया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी। केस से जुड़ा एक अन्य सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें
में नाबालिग वारदात से पहले जाते हुए नजर आया है। पुलिस ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो साहिल की मेंटल हेल्थ की जांचने के लिए भी टेस्ट भी कराया जा सकता है। महाराष्ट्र के बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे पहलवानों के सपोर्ट में आ गए हैं। प्रीतम मुंडे ने कहा कि जब कोई महिला इतनी गंभीर शिकायत करती है तो उसे बिना किसी संदेह से सच माना जाना चाहिए। प्रीतम के इस बयान के थोड़ी देर बाद ही उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे ने भी कह दिया कि वह भाजपा की है लेकिन पार्टी उनकी नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जहां पर पहलवानों का खुलकर समर्थन कर रही हैं, वहीं अब कुछ बीजेपी नेता भी पार्टी रुख से अलग अपनी राय रख रहे हैं। पहलवानों के साथ जैसी बातचीत करनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। प्रीतम मुंडे ने पहलवानों की बात सुनने को लेकर कहा कि भले ही मैं इस सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जिस तरह से हमें पहलवानों के साथ संवाद करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। प्रीतम ने आगे कहा कि यह कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी हो सकती है। मेरा मानना है कि अगर इस स्तर पर आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो यह उचित नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।